हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि विकास ऐसा चैप्टर है जो यह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र देख सकते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। अब ये इकाई चार अब इकाई 3 हम पूरा करा दिए थे, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप देख लेंगे। तो साथियों, आप यह यूपी बोर्ड में पढ़ाई करते हों या अन्य किसी बोर्ड में, वहाँ भी यह पूछा जाएगा। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो आप इसको लास्ट तक देखिए वीडियो को, क्योंकि इस नोट्स को तैयार करने में साथियों बहुत टाइम लगा था। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर दिए साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स। अब क्या है इकोनॉमिक्स? लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? आय और अन्य लक्ष्य। देखिए, ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित हैं। अब आगे क्या है? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में कितना था? 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, वह विकासशील निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान, चलिए हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास का अनुमान, लोगों के शैक्षिक स्तर। अब देखिए यहाँ तक, देखिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट यहाँ भी है, देखिए यहाँ अब जो है, हाँ, यहाँ प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, यानी राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। अब धारणीय विकास क्या है? चलिए हम नेक्स्ट में कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट धारणीय क्या है? अब क्या है? विकास हो पर इससे परिवेश पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। अब धारणीयता क्या है? ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुँचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं संतुष्ट करती है। औसत आय क्या है? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग औसत आय निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। अब आगे क्या है? शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष, अब देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। और साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। अब आगे क्या है? निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के
कुल बच्चों के 7% उपस्थिति अनुपात कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। अब नेक्स्ट, विकास यानी डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था की समझ। नोट्स देखिए मैंने तैयार किया है, लिख दिया हूँ सिर्फ साफ साफ। व्यक्तियों की श्रेणियाँ और उनके विकास के लक्ष्य क्या हैं? विकास और प्रगति मानव जीवन से जुड़े हैं। जब तक लोगों का जीवन बेहतर नहीं होता तब तक विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है। बात सही है। यदि आप संपन्न हैं तब विकास अच्छा होगा, अगर संपन्न नहीं है तो विकास ठीक से नहीं होगा। इससे आपका शरीर बढ़िया है तो आपके शरीर का विकास हो रहा है, अगर बीमार पड़ गए तो आपके शरीर का विकास रुक गया। तो वैसे ही घर को चलाने के लिए यदि आपके पास किसी प्रकार की नौकरी है या कहीं से धन आता है, एग्रीकल्चर धन आता है, तो वहाँ विकास होता है। अगर कहीं धन नहीं आता तो वहाँ विकास जो है धीमा हो जाता है। यही पता, इसका मतलब ये है। आगे क्या है, मनुष्य ऐसी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनकी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूर्ण हो सकें। कभी कभी एक वर्ग के लिए जो विकास होता है वह दूसरे वर्ग के लिए विनाशकारी हो सकता है। बात सही है। उद्योगपतियों के लिए ज़्यादा बांध का निर्माण लाभकारी हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? नहीं क्यों? क्योंकि आदिवासियों के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे में उन्हें बेघर होना पड़ता है। आदिवासी क्या है, आदिवासी घर कम रहता है, वो क्या जंगल में ज़्यादा रहते हैं। अब लेकिन उनका भी घर होने लगा, उनमें भी समझ आ रही, उनके लिए सरकार भी स्कूल खोल रही है और काफ़ी हद तक उनके घर के लिए सुधार हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, लेकिन पहले ऐसा कम था। अब आगे देखिए, विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है, इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। अब आगे क्या है, क्रम संख्या है। नंबर 2 पे है व्यक्तियों की श्रेणियाँ और विकास के लक्ष्य। चलिए इसको देख। नंबर 1, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। इसमें क्या है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा, यानी ऐसे व्यक्तियों के लिए ये चीज़ हो जाए तो विकास वहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब यहाँ देख लीजिए पूरा। हाँ, उनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। अब आगे क्या है, नंबर 2, पंजाब के संपन्न किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती तथा सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नंबर 3, चलिए यहाँ देख लीजिए। शहर की अमीर लड़की, उसे अपने भाई के जैसी स्वतंत्रता मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ये नंबर 3 में बताया गया है। अब आगे क्या है, आय एवं अन्य लक्ष्य क्या होते हैं? मजदूर अच्छी कीमतों व अधिक से अधिक आय पर कार्य करना चाहते हैं। बेहतर आय के अतिरिक्त श्रमिक समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से मिलने की इच्छा भी रखते हैं। सभी वर्ग के लोग भेदभाव से असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए सिर्फ भौतिक चीज़ें ही आवश्यक नहीं होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनका महत्व जीवन में अधिक होता है। उदाहरण के लिए क्या है, किसी नौकरी में सुविधाओं का मिलना श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाता है। इसलिए अधिकतर श्रमिक उन उद्योगों को चुनते हैं जहां से उन्हें बेहतर आय के साथ साथ अधिक सुविधाएं भी प्राप्त होती है। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों, क्योंकि इस नोट्स में वही चीज़ रखा गया है जो सीधा सीधा आपके दिमाग में बैठ जाए और आप परीक्षा में जो है बाजी मार के चले आएँ और अच्छे नंबर पास हो जाएँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को अधिक महत्व देते हैं।
आय के अलावा जब सुरक्षित या संरक्षित वातावरण मिलेगा तब अधिकतर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां व व्यापार कर सकती हैं। मानव का विकास सिर्फ अच्छी आय पर नहीं बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी निर्भर करता है। राष्ट्रीय विकास क्या है? लोगों के लक्ष्य अलग होने के कारण उनकी राष्ट्र विकास के बारे में धारणा भी अलग हो सकती है। कभी कभी राष्ट्र विकास की धारणाएं आपस में विरोधी भी साबित होती हैं। राष्ट्र का विकास किसी एक विचारधारा पर निर्भर नहीं करता है। राष्ट्र के विकास का संबंध सभी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से होता है। अब देश एवं राज्यों की दृष्टि में विकास अब क्या है? विकास के स्तर पर जब विभिन्न चीज़ों की तुलना की जाती है तब उसमें समानताएं तथा अंतर दोनों नज़र आते हैं। सभी संसाधन से संपन्न देश विकसित हो यह जरूरी नहीं है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं का आधार बनाकर तुलना को संभव बनाया जाता है। किसी भी देश की तुलना आय के आधार पर की जाती है और जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें अन्य देशों से अधिक विकसित माना जाता है। प्रत्येक देश की आय उनके सभी निवासियों की आय होती है, जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की आय का पता लगाया जा सकता है। अब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। आगे क्या है? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 49,300 या इससे अधिक है वो देश समृद्ध होता है और जिसकी प्रति वार्षिक आय 2,500 यानी 2,500 या इससे कम है वो देश निम्न आय वाले देश माने जाते हैं। औसत आय तथा अन्य मानदंड क्या है? देश का विकास औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय से है। वर्ष 2017-18 में हरियाणा, केरल और बिहार में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी, जबकि बिहार में सबसे कम, यानी 2017-18 में आंकड़ा है। अब उसके बाद क्या है? पूछा जाता है कि 2017-18 में कौन राज्य धनी, कौन राज्य कम, तो वहाँ पे जो है हरियाणा अधिक, बिहार कम। अब विकास व प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 49,300 या इससे अधिक है वो देश समृद्ध होता है और जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2,500 यानी 2,500 या इससे कम है वो देश निम्न आय वाले देश माने जाते हैं। औसत आय तथा अन्य मानदंड क्या है? देश का विकास औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्भर करता है। अब आगे क्या है? प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय से है। आगे क्या है? वर्ष 2017-18 में हरियाणा, केरल और बिहार में से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी, जबकि बिहार में सबसे कम। आगे क्या है? विकास व प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। और हरियाणा और बिहार में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अब क्या? बिहार में साक्षरता दर कम होने का एक कारण यह भी है कि आधे बच्चे कक्षा 8 के बाद विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। आगे क्या है? बहुत से ऐसे मानदंड हैं जो किसी देश, राज्य या क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। बिहार में क्या है? बिहार में जैसे कक्षा 8 पास हुए बच्चे वैसे काम सिखाना चालू कर देते हैं और जो है विद्यालय छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लोग जाके बिहार में टीचर बन रहे हैं।
बिहार के लोग वो चीज़ ध्यान नहीं देते, लेकिन कहीं कहीं बिहार में भी अब व्यक्ति पढ़ने लगा है यहाँ को देख करके। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब मानव विकास और सार्वजनिक सुविधाएं। व्यक्ति को जिन भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए आय पर्याप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता और ना ही बिना मिलावट की दवाएं इन्हें वहां रहकर प्राप्त किया जा सकता है जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। धन दौलत मनुष्य को संक्रमण बीमारी से भी नहीं बचाती। इससे बचने के लिए सभी समुदायों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। आगे क्या है, जीवन में अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों व सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि ये सभी के लिए आवश्यक हैं। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका अहम होती है। शिक्षा क्षेत्र में हुए अनेक सुधार व सुविधाओं के कारण आज वे बच्चे भी विद्यालय जा पाते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आगे क्या है, सार्वजनिक सुविधाओं का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। पता लगा एक लोग गांव में क्या है, गांव में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। अब कहीं कहीं गांव में विकास अच्छा हो जाता है। जहां आदमी टांग खींचने वाले होते हैं वहां जो है जो प्रधान होते हैं वो विकास नहीं कर पाते। अब ये गांव वाले सहयोग करें और प्रधान भी गांव वालों का सहयोग ले, तब हो सकता है विकास तगड़ा हो जाए गांव में। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। अब क्या है आगे, सामूहिक सुविधाओं का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, मुख्य रूप से लड़कियां। इसका मुख्य कारण सरकार या समाज से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न कराना है। चलिए इसकी मिसाल ले लीजिए। अब आगे क्या है, दोबारा इसे बेहतर उपलब्ध न कराना है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब जहाँ राशन की दुकान होती है वही है। और उसके बाद केरल में जो है क्या शिक्षा ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा रहेगी वहाँ मृत्यु दर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब केरल जैसे राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण स्तर बेहतर होने की संभावना अन्य राज्यों से अधिक होती है। नेपाल और श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय भले ही कम है लेकिन ये भारत से आयु संभावित पीछे नहीं है। देश का विकास उस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य व उनके कल्याण पर भी निर्भर करता है। विकास की धारणीयता और उसकी स्थिति। आगे क्या है, विकास की स्थिति जो भी हो लेकिन भविष्य में हर देश, राज्य, व्यक्ति विकास को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास का वर्तमान रूप स्वीकार करने योग्य नहीं है। आज विकास के नाम पर होने वाले संसाधनों का लगातार दोहन भावी पीढ़ी के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। अब आगे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर व पुनः चक्रण को अपनाकर सतत पोषणीय विकास को सफल बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, आज विकास की स्थिति जो भी हो लेकिन भविष्य में हर देश, राज्य, व्यक्ति विकास को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास का वर्तमान रूप स्वीकार करने योग्य नहीं है। आज विकास के नाम पर होने वाले संसाधनों का लगातार दोहन भावी पीढ़ी के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर व पुनः चक्रण को अपनाकर सतत पोषणीय विकास को सफल बनाया जा सकता है। गैर नवीकरणीय साधन उन्हें कहते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता और वे कुछ वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। कुछ नए स्रोत संसाधनों के भंडार में वृद्धि अवश्य करते हैं परंतु कुछ समय बाद ये भी नष्ट हो जाते हैं। विकास की धारणीयता पर वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक
तथा बहुत से सामाजिक वैज्ञानिक मिलकर कार्य करते हैं। आगे क्या है, विकास का प्रश्न कभी समाप्त न होने वाला प्रश्न है। आज हमारे विकास का स्तर क्या है और कल कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न हमेशा बना रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब आगे जो है क्वेश्चन आंसर है साथियों। तो यहीं तक था वीडियो। अब उम्मीद करता हूँ कि विस्तार से जो मैंने नोट्स तैयार किया है आप अध्ययन कर लिए होंगे, और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्यार दें और दोस्तों में शेयर करें। साथियों आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से क्या है हमको ताकत मिलती है। इसलिए जो है मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी के साथ ये पहला पार्ट पूरा हुआ इसका डेवलपमेंट का। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1, पार्ट 1 पूरा हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।